देखिए, सिंपल पेंडुलम के पीरियडिक टाइम को लेकर एक बहुत अच्छा छोटा सा प्रयोग हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो पीरियडिक टाइम होता है वो होता है 2π/L/G, मतलब T इज प्रोपोर्शनल टू L, अर्थात इफेक्टिव लेंथ के पीरियडिक टाइम प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम एक गेंद ले लें, उसे धागे से बांध दें और उसे पानी से पूरा भर दें, और उसके बाद उस गेंद को हम यहाँ पर दोलन करवाएं, ठीक है, तो जब हम उसको उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ेंगे तो हम उसका आवर्तकाल या पीरियडिक टाइम निकालेंगे। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि गेंद का जो केंद्र रहेगा और उसका जो गुरुत्व केंद्र रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो दोनों एक ही रहेंगे, तो उसका हम पीरियडिक टाइम निकाल लेंगे। देन आफ्टर हम गेंद में एक छोटा सा छेद नीचे की तरफ करेंगे, जिससे वो पानी नीचे की तरफ जाएगा। जब पानी नीचे की तरफ जाएगा तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये जो सस्पेंशन का पॉइंट है, इससे लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, वो होती है एल। तो ये जो डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये एल भी बढ़ेगा, और एल बढ़ेगा तो पीरियडिक टाइम भी बढ़ेगा। इस गेम में एक मजेदार प्रयोग ये होगा कि जैसे जैसे ये आपका पीरियडिक टाइम कैसे बढ़ेगा, जब इफेक्टिव लेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या ये हर बार बढ़ेगी या ये कम भी हो सकती है? इस प्रयोग के माध्यम से हम देखेंगे इस मजेदार बात को कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये हर बार नीचे जाएगी या बाद में ऊपर भी आएगी, और इससे पीरियडिक टाइम पर क्या असर पड़ेगा। आइए एक प्रयोग में देखते हैं। देखिए, हमने एक बॉल लिया है जो पानी से भरा है, और इसके नीचे हमने यहाँ टेप लगाया हुआ है ताकि पानी बाहर ना आए। अब मैं स्टॉप वॉच ले रहा हूं और इसके 15 दोलनों में लगा समय निकालूंगा। स्टॉप। अब अब हमने इसका टेप निकाल लिया है, और अब हम इसके अगले 15 दोलनों में लगा समय निकालेंगे। उसके बाद क्रमशः 15 दोलनों का समय निकालते जाएंगे और गेंद खाली होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब गेंद पूरी खाली हो जाएगी, तब भी हम इसके 15 दोलनों में लगा समय निकालेंगे। और गेंद पूरा खाली हो चुका है। स्टॉप। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, जो हमारा टाइमर बता रहा है वो ये है कि जब ये गेंद पूरी भरी हुई थी, तब इसका जो पीरियडिक टाइम आया था वो 15.57 सेकेंड, मतलब हम मान सकते हैं लगभग 16 सेकेंड। उसके बाद में जैसे ही गेंद खाली हुआ तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो इंक्रीज हो गया, तो इसका जो टाइम आया वो लगभग 16.50 सेकेंड, मतलब 17 सेकेंड के आसपास ये आ रहा है। फिर ये कुछ 17 सेकेंड को ही इंक्रीज कर रहा है, मतलब 16.50 सेकेंड, 16.87 सेकेंड, मतलब ये और इंक्रीज हुआ है। अगर अप्रोक्सीमेशन करें तो अगर ये 16.5 सेकेंड बनता है ना, 16.5 जैसा कि बता रहे हैं, तो इसको हम 17 सेकेंड मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इफेक्टिव लेंथ के इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एकाएक जैसे गेंद खाली हुआ, जैसे ही अंत में गेंद खाली हुआ, तो क्या हुआ, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट था, इसका जो गुरुत्व केंद्र था, वो वापस कहाँ चला गया, ऊपर। और गुरुत्व केंद्र के ऊपर जाने से फिर ये जो पीरियडिक टाइम है ये वापस से कम हो गया। ये वापस से कम होकर हो गया 15.99 सेकेंड, मतलब जस्ट उस पहले वाले के समान हो गया, लगभग लगभग, मतलब इसको मान सकते हैं 16 सेकेंड।
तो ये दोनों स्थितियों में आप देख लीजिए, जब गेंद का गुरुत्व केंद्र और गेंद का केंद्र यहाँ एक ही है, जब गेंद भरी थी, और गेंद का गुरुत्व केंद्र और गेंद, और चूंकि यहाँ पानी है ही नहीं तो वो गुरुत्व केंद्र और सेंटर जो बॉल का सेंटर है वो भी यहाँ पर फिर कोइंसाइड हुआ, एक ही हुआ है। तो इन परिस्थितियों में पीरियोडिक टाइम एक जैसा हुआ, और यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ अगर इंक्रीज हुई है तो पीरियोडिक टाइम क्या हुआ है, बढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पीरियोडिक टाइम जो था वो था, और गेंद का गुरुत्व केंद्र और गेंद का केंद्र एक ही था, लेकिन जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गया इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हुआ और पीरियोडिक टाइम भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन जैसे ही गेंद खाली हुई वापस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जाने से क्या हुआ, ये इफेक्टिव लेंथ वापस डिक्रीज हुआ और पीरियोडिक टाइम भी डिक्रीज हुआ और पहले के समान हो गया। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है, बहुत छोटा सा प्रयोग है जिसके माध्यम से हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ के साथ साथ पीरियोडिक टाइम कैसे चेंज होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। थैंक्स।